हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुगलक, जो कि गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया एक इम्पॉर्टेंट प्ले है। इस प्ले से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्ले है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं तुगलक की स्टोरी। तुगलक में 13 सीन्स हैं। ये प्ले 1964 में लिखा गया था और इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी स्टेप मदर अजीज़, जो कि एक चालाक व्यक्ति है और वो वेश बदलकर तुगलक को धोखा देता है। आज़म, ये अजीज़ का दोस्त है और धोखा देने में, चोरी करने में, जेब काटने में उसका पार्टनर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है नजीब। ये तुगलक का एडवाइज़र है और तुगलक का बहुत विश्वास पात्र है। शेख इमामुद्दीन, ये तुगलक की नीतियों का विरोध करते हैं। शिहाबुद्दीन एक एडमिनिस्ट्रेटर है और ये एक विश्वास पात्र व्यक्ति है। इसके पिता तुगलक की आर्मी में थे। ऐनुल मुल्क, ये तुगलक का बहुत पुराना दोस्त है जो कि बाद में उसका दुश्मन बन जाता है। रतन सिंह, शिहाबुद्दीन के पिता ने रतन सिंह को गोद ले लिया था। बारनी, एक इतिहासकार और तुगलक का एडवाइज़र। जब प्ले शुरू होता है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि तुगलक का दरबार है, जहाँ पर ये घोषणा की जाती है कि विष्णु प्रसाद, जिसने मुकदमा किया था कि तुगलक की सेना ने उसकी ज़मीन ले ली है, तो तुगलक की तरफ से उसको उसके बदले में सेना में नौकरी और 500 चांदी के दिनार दे दिए गए हैं। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नियम बनाया था कि अगर उसके अंडर उसकी सेना में से किसी भी व्यक्ति ने किसी हिंदू को एक्सप्लॉइट किया, उसका शोषण किया, तो उसके कंपनसेशन के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक जो कुछ भी उस व्यक्ति से लिया गया होगा उससे ज़्यादा दे देगा। इसके बाद तुगलक एक और अनाउंसमेंट करता है कि मैं अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे वो एक कारण बताता है कि दौलताबाद चूँकि सेंटर में है और वहाँ से राज्य करना आसान रहेगा। दिल्ली बॉर्डर पर है और यहाँ पर शत्रुओं के आक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना चाहता है। दूसरा कारण वो ये भी बताता है कि दौलताबाद में चूँकि हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ से जब मुसलमान जाएंगे तो वहाँ दोनों मिलजुल कर रहेंगे। आज़म नाम का एक व्यक्ति जो कि एक जेब कतरा है, वो बाहर इंतज़ार करता है विष्णु प्रसाद का। विष्णु प्रसाद जो कि अजीज़ है। अजीज़ वेश बदलकर विष्णु प्रसाद बन जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक से पैसे ठग कर ले आता है। अजीज़ और आज़म दोनों दोस्त हैं। अजीज़ बताता है कि मैं विष्णु प्रसाद हूँ और मैंने ही एक हिंदू बनकर मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का फ़ायदा उठाया। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक अपनी स्टेप मदर सौतेली माँ से बात करता है कि क्या वह भी अन्य लोगों की तरह यह सोचती है कि तुगलक ने अपने पिता और भाई को मरवाया है, क्योंकि बाकी लोग ये कहते हैं कि तुगलक ने अपने पिता को तब मरवा दिया जब वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि ये सब पुरानी बातें हैं, वो लोग आगे की बात करते हैं। वो लोग आपस में बातें करते हैं कि ऐनुल मुल्क, जो कभी तुगलक का बहुत अच्छा दोस्त रहा था, वो अपने 30,000 सैनिकों के साथ उस पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तुगलक इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। वो अपनी सौतेली माँ से इस पर बात कर ही रहा होता है कि तभी नजीब और बारनी आते हैं। तुगलक की सौतेली माँ बारनी को तो पसंद करती है, लेकिन नजीब को पसंद नहीं करती। उसको लगता है कि नजीब एक बुरा प्रभाव डाल रहा है तुगलक के ऊपर, जिसके कारण तुगलक की सोच बदलती जा रही है और वो ऐसे उल्टे सीधे निर्णय लेते चला जा रहा है। वो बारनी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम तुगलक का साथ मत छोड़ना। अब एक और समस्या तुगलक के सामने आती है। नजीब का ऐनुल मुल्क का तो मैटर था ही, लेकिन दूसरा
एक और मुद्दा उठ जाता है कि शेख इमामुद्दीन एक मस्जिद के पास एक मीटिंग को एड्रेस करने जा रहा था। ये शेख इमामुद्दीन जो है वो तुगलक की नीतियों का बिल्कुल विरोध करता है। वो ये कहता है कि ये जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करी जा रही है, ये गलत है। वो तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके तौर तरीकों को बिल्कुल गलत बताता है और इसी मामले को लेकर वो लोगों को एड्रेस करने जाता है। लेकिन तुगलक जो है वो पहले से ही लोगों को धमका देता है कि अगर कोई मस्जिद में जाएगा मीटिंग अटेंड करने तो वो उसे वहीं मार देगा, तो कोई नहीं जाता। और जब इमामुद्दीन आता है तो वहाँ केवल तुगलक होता है अपने कुछ सैनिकों के साथ में। वो शेख इमामुद्दीन से कहता है कि आपसी झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुस्लिम भाइयों का फ़ायदा हो सके। वो कहता है कि वह ऐनुल मुल्क के पास एक मैसेंजर के रूप में जाए और तुगलक की बात उस तक पहुंचाए। वो उससे कहता है शेख इमामुद्दीन से कि चूंकि वह एक राजसी मैसेंजर है इसलिए वह राजसी वेशभूषा में जाए। पूरी आर्मी शेख इमामुद्दीन के साथ रेडी कर दी जाती है। जब शेख इमामुद्दीन ऐनुल मुल्क का सामना करने जाता है अपना पीस प्रपोजल लेकर, तो दूर से जब उसको देखता है ऐनुल मुल्क तो वो बिल्कुल उसको तुगलक की तरह लगता है। ऐसे में तुगलक पीछे से ऑर्डर कर देता है तीर चलवाने का। उधर से ऐनुल मुल्क भी तीर चलवाने का ऑर्डर दे देता है, जिसमें शेख इमामुद्दीन की डेथ हो जाती है। अब तुगलक का एक शत्रु खत्म हो जाता है। इधर ये बात होती है, उधर महल में जब ये खबर पहुंचती है तो तुगलक की सौतेली माँ शिहाबुद्दीन के साथ बात करती। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी सरदार रतन सिंह आते हैं और बताते हैं कि शेख इमामुद्दीन को बैटल में मार दिया गया और तुगलक ने बैटल जीत ली। बैटल से आने के बाद तुगलक अपने दरबार में एक और अनाउंसमेंट करता है कि मैंने ऐनुल मुल्क को माफ़ कर दिया। जब बारनी इसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ऐनुल मुल्क के कारण मैं शतरंज का खेल जो था वो जीत गया। मतलब ये कि ऐनुल मुल्क ने इमामुद्दीन को मार दिया और तुगलक की राह में आने वाली बहुत बड़ी बाधा जो थी वो हट गई। तुगलक ऐनुल मुल्क को अवध की टेरिटरी भी दे देता है। रतन सिंह शिहाबुद्दीन को इमामुद्दीन के मर्डर के बारे में सब कुछ बताता है और यह भी बताता है कि इसके पीछे तुगलक का हाथ है। रतन सिंह शिहाबुद्दीन को भड़काता है क्योंकि वह जानता है कि शिहाबुद्दीन तुगलक का एक ख़ास व्यक्ति है। शिहाबुद्दीन और रतन सिंह कुछ अमीर लोग अमीरों के साथ में और सैयदों के साथ मिलकर एक मीटिंग करते हैं और तुगलक के खिलाफ एक षड्यंत्र करते हैं कि वह तुगलक को तब मारेंगे जब वह नमाज पढ़ रहा होगा। लेकिन यह प्लान सबके सामने आ जाता है और तुगलक आदेश देता है कि उन सब की डेड बॉडीज मेरे सामने होनी चाहिए। तुगलक एक और डिसीजन लेता है कि उसकी जो करेंसी है वो कॉपर और ब्रास में होगी और उसकी जो वैल्यू है वो सोने और चांदी के बराबर होगी। और उसने प्रेयर पर यानी नमाज पर भी रोक लगा दी क्योंकि उसके मर्डर की कॉन्स्पिरेसी जो है वो नमाज वाली जगह पर ही होने जा रही। उसने लोगों को जल्दी से जल्दी दिल्ली से दौलताबाद जाने को कहा। दिल्ली से दौलताबाद के रास्ते में लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तुगलक ने रास्ते में कई जगह पर कैंप लगवाए ताकि लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उसी कैंप में अजीज़, जिसने विष्णु प्रसाद बनकर तुगलक की सेना में नौकरी ले ली थी, वह भी था। उसके पास एक हिंदू महिला आती है। वो अजीज़ से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक दिन ट्रैवल ना करने दिया जाए, मतलब उसको ट्रैवल से छुट्टी दे दी जाए। लेकिन अजीज़ छूट देने के बदले में पैसे मांगता है। उस महिला के पास पैसे नहीं होते तो वो महिला को छूट नहीं देता और उसकी बेटी मर जाती है। अजीज़ आजम के साथ मिलकर बहुत सारे ब्रास और कॉपर के सिक्के बनाकर बाज़ार में चलाते हैं और सोने चांदी के सिक्के अपने पास रख लेते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। वह उसे बताता है कि नजीब मृत मिला। अजीज़ का एक सर्वेंट एक व्यक्ति को व्यापारी समझकर अजीज़ के सामने ले आता है
लेकिन अजीज़ को पता लगता है कि वह व्यक्ति गयासुद्दीन अब्बासिद है। गयासुद्दीन एक मुस्लिम रिलीजियस लीडर होता है। वह अजीज़ से कहता है कि मैं तुगलक का गेस्ट हूँ और तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो। तो अजीज़ के दिमाग में फिर से एक प्लान आता है। वह गयासुद्दीन का मर्डर कर देता है और ख़ुद उसका अटायर यानी उसका वेश लेकर तुगलक के सामने जाता है, क्योंकि तुगलक ने गयासुद्दीन अब्बासिद को कभी देखा नहीं होता है। तो ये जो अजीज़ है ये गयासुद्दीन अब्बासिद बनकर तुगलक के सामने जाने का डिसाइड। तुगलक और उसकी माँ के बीच में ये जो फेक करेंसी है इसको लेकर बहस होती है, लेकिन तुगलक नजीब की डेथ को लेकर परेशान होता है। उसे जिस पर भी शक होता है वह उसे मरवाता जा रहा था, परंतु जब उसे पता चलता है कि तुगलक की माँ ने ही नजीब को पॉइजन देकर मरवाया था, तो वह अपनी माँ को पनिशमेंट देता है कि इनको तब तक पत्थर से मारा जाए जब तक कि ये मर न जाए। ये सारी बातें तुगलक के दिमाग पर बहुत असर डालती हैं। वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उसकी नमाज़ पढ़ने की इच्छा होती है, जिसको उसने खुद ही बैन किया होता है। वह प्रेयर कर लेता है। इसके बाद पब्लिक में एक अनाउंसमेंट होता है कि गयासुद्दीन अब्बासिद, जो कि एक रिलीजियस लीडर है, कभी भी दौलताबाद पहुंच सकते हैं और उनके बाद जो ये प्रेयर बैन हुई थी फिर से चालू हो जाएगी। जब जनता गयासुद्दीन अब्बासिद के सामने आती है तो वह कहती है कि हमें धार्मिक प्रेयर की आवश्यकता नहीं है। तुगलक गयासुद्दीन अब्बासिद से कोर्ट में मिलता है तो वो उनके पैरों पर गिर जाता है ताकि उसके पाप कुछ कम हो सके। तभी भीड़ में से एक हिंदू महिला निकल कर आती है और कहती है कि ये गयासुद्दीन अब्बासिद नहीं बल्कि अजीज़ है। ये वही औरत है जिससे अजीज़ ने रिश्वत मांगी थी। आज़म अजीज़ से कहता है कि वह गलत काम करना बंद कर दे, लेकिन अजीज़ मना कर देता है तो आज़म वहाँ से भाग जाता है। अब बारनी तुगलक से कहता है कि मैं अपनी माँ के फ्यूनरल में जा रहा हूँ और शायद मैं कभी वापस ना लौटूँ। इससे तुगलक का एक और बहुत बड़ा सहारा छूट जाता है। इसके बाद मोहम्मद के कोर्ट में एक अनाउंसर आता है और वह मोहम्मद को बताता है कि आज़म का मर्डर हो गया। ये बात सुनकर तुगलक काफ़ी परेशान। वो खोज करवाता है तो उसे पता लगता है कि ये जो गयासुद्दीन अब्बासिद है ये वास्तव में गयासुद्दीन अब्बासिद नहीं बल्कि कोई और है। वो उसके पास जाता है तो उसे पता लगता है कि ये अजीज़ है। अजीज़ अपने बारे में उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर भी मोहम्मद अजीज़ को कोई पनिशमेंट नहीं देता बल्कि उसे अपने कोर्ट में एक पावरफुल पोजीशन दे देता है। ये सारी बातें बताती हैं कि तुगलक की मानसिक स्थिति काफ़ी कुछ बिगड़ रही थी। तुगलक अपने कमरे में सोने चला जाता है और अगली सुबह जब वह उठता है तो उसे महसूस होता है कि वह पागल हो रहा है। उसे अपने सारे किए हुए निर्णय गलत लगने लगते हैं और इसी के साथ में ये प्ले एंड हो जाता है। आई होप आपको इस प्ले की समरी समझ में आई होगी। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और उसी को लेकर गिरीश कर्नाड ने एक इम्पॉर्टेंट प्ले लिखा। गिरीश कर्नाड इंग्लिश लिटरेचर के बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले राइट हैं। आपके एग्ज़ाम में गिरीश कर्नाड और तुगलक दोनों पर ही काफ़ी कुछ MCQs पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे और लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।